हेलो। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग इसको पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये हमारा थर्ड लेसन है और हम सेकंड लेसन में देखा था कि हमारा सेकंड लेसन में भी जो राजा किसान और नगर था उसमें भी हमने 6th BC से 6th AD तक का समय, ये लगभग 1200 वर्ष का समय हमने इसको देखा था, इसको पढ़ा था कि 1200 वर्ष के समय में क्या विशेष चीज हुई थी। आज हम उसी 1200 वर्ष के समय में कुछ विशेष चीज हुई थी उसी को देखने वाले हैं कि बंधुत्व और जाति और वर्ग। तो इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं कि 6th BC से पहले थोड़ा आगे चलते हैं, 1500 BC के आसपास पहुंचते हैं, जब इसकी जो घटनाक्रम है वहीं से आएगा शुरू। वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब क्या था कि वेदों का काल, इसे इसलिए कहते हैं ये वेदों का काल। जो वेद लिखे गए उसको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल ऐसा माना जाता है कि जो वेद है वो 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में लिखे गए। तो यहाँ पर लगभग 500 वर्ष का समय ऐसा माना जाता है वेद लिखे गए। अलग मैं देख रहा था, कहीं पे पढ़ रहा था कि वेदों के बारे में जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसका रचना काल अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखाया जा रहा है। कहीं पे एक जगह पढ़ रहे थे 9000 BC मिला, कहीं पे 3000 BC मिला, कहीं पे 1500 BC मिला। इस बार हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कहाँ इसको मान के चलते हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि जो सहमति अधिकतर विद्वानों के कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता मानते हैं कि 1500 BC में समाप्त हो गई थी, 1700 से लेकर 1500 BC के बीच में कहीं पे वो समाप्त हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैसे तो देश में बहुत सारे वेद, ये सारे ऋषि मुनि रहा करते थे, वेदों की रचना हो रही होगी शायद, लेकिन ऐसा मानते हैं उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाप्त हो जाते हैं उसके बाद हम वेदों का जो संकलन है या वेद जो लिखे गए हैं वहां से शुरुआत इनकी होती है, क्योंकि लिखाने वाला मसला बाद में आया, लेकिन वेदों की जो शुरुआत है वहां से मान, क्योंकि वेद वर्बल चले हैं तो ये बाद में राइटिंग में आए। तो ये माना गया कि 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में ये समय रहा है। उससे बाद में हम वैदिक काल को दो हिस्से में बांटते हैं कि वेद लिखने से पहले का काल या वेदों के लिखने तक का काल और उसके बाद का काल, उत्तर वैदिक। उत्तर माने बाद का, इसको उत्तर जो शब्द का मतलब है जिसे कहते हैं बाद का। तो जो सबसे बड़ी चीज है हमें जो पढ़ने की चीज मिलेगी उसमें उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ने की चीज मिलेगी जो हम जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो वेद लिखे गए थे वेदों में चार कुछ चीजें थी। तो उत्तर वैदिक काल जो हुआ उसमें हमारे जो वर्ण बने वो इसमें वर्ण बन गए, और ये वर्ण व्यवस्था दी, इस वर्ण व्यवस्था ने 4 वर्ण दे दिए। 4 वर्ण, और 4 वर्ण कौन कौन से हम जानते ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। तो 4 वर्ण जो बने उसमें 4 वर्णों में एक बहुत बड़ी चीज है उत्तर वैदिक काल में, जहां पे एक बड़ा सामाजिक व्यवस्था में बड़ा सामाजिक ढांचे में बड़ी उठापतल हुई, बड़ी उठापटक हुई, बड़ी उथल पुथल हुई। वो ये थी उस समय अंधविश्वास बढ़ गया, कर्म कांड बढ़ गए, वर्ण ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई और उसमें बहुत सारी कुरीतियां पैदा हो गई। तो ये जो एक विशेषता थी, हम कहें ये जो सारी हम देखें ये पूरी ये क्या है, ये इसकी विशेषताएं हैं। जो उत्तर वैदिक काल की विशेषता, इन व्यवस्थाओं की वजह से, इन सारी बातों की वजह से 6ठी शताब्दी और 5वीं शताब्दी में, जो 5th सेंचुरी में BC में जो बुद्ध का और जैन धर्म के महावीर स्वामी का जो पदार्पण होता है, उनका जो युग प्रारंभ होता है, वो इन सारी घटनाओं की वजह से होता है। क्योंकि अगर समाज में शायद ये व्यवस्था ना रही होती तो हो सकता है जो बुद्ध और महावीर स्वामी ने जो समाज के नई दिशा दी थी उनका शायद वो ना होती। तो वो एक हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय इसमें है कि हम इस चैप्टर में उस बाद में हम इसे पढ़ते हैं महाकाव्य। महाकाव्य भारत में 2 ही माने जाते हैं, रामायण और महाभारत। हमारे जो अध्ययन का विषय है वो महाभारत है। जो महाभारत की रचना 500 से
लेके 400 बीसी के बीच में कहीं मानी जाती है कि इसमें महाभारत लिखा गया होगा। मैं महाभारत होने की बात नहीं कर रहा, महाभारत युद्ध की बात नहीं कर रहा। महाभारत का युद्ध तो उससे पहले हो चुका था, बल्कि लेकिन जो उस घटना के बाद में जो महाभारत को लिखा गया, वर्ण जिसमें शब्दों में अंकित किया गया, वर्ण जो श्लोक में ढाला गया, वो 500 बीसी से लेकर 400 बीसी के बीच में कहीं शुरुआत इसकी रही होगी। और शुरुआत में यह माना जाता है कि जो श्लोक थे महाभारत के, वो भी लगभग 10,000 श्लोक थे, और ये पढ़ते पढ़ते 1,00,000 श्लोक तक हो गए। क्योंकि जो ओरिजिनल है महाभारत, उसमें कुछ और चीज है, और बाद में कुछ लोगों ने उसको एलेबरेट किया। श्लोक एक कहानी नहीं है, ये किताब नहीं है, ये साहित्य है। साहित्य का जो लोगों ने अलग अलग समय में लिए, कुछ लोगों ने उसमें अपनी तरफ से कुछ चीजें, घटनाओं को जोड़ लिया, बढ़ा दिया, एग्जरेट कर दिया। तो एग्जरेट करने के बाद में महाभारत के श्लोक चलते रहे। और ये माना जाता है कि महाभारत की जो पहली महाभारत है, जो फर्स्ट है, पहली बार महाभारत लिखा, एक भाट सारथी होते थे जिन्हें सूत भी कहते थे, और उनका काम क्या था कि राजाओं के साथ ही युद्ध में जाते थे। अगर आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि भाट एक शब्द है, मैं इसको अलग कर रहा हूं, यहां देखिए आप, भाट, ये हमें अगर हम उसमें पढ़ेंगे, एक शब्द आता है चारण हिंदी साहित्य में, भाट और चारण। भाट जो होते थे और चारण जो होते थे, वे राजाओं की सेनाओं में, राजाओं के दरबार में रहते थे, और वो राजा की प्रशंसा में गीत गाया करते थे, कविता लिखते थे। तो जब युद्ध में चलती थी सेना, युद्ध जाता था, तो राजा उन कवियों को साथ में लेके जाते थे, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे। वो राजा की प्रशंसा में, अपने देश की प्रशंसा में, अपने सैनिकों की प्रशंसा में लंबी लंबी चौड़ी बातें हाँकते थे, फेंकते थे, और उनके साथ वो जाते थे। तो हम देखें तो ये कोई राजस्थान में आगे देखें तो इसकी एक बड़ी गहरी बड़ी परंपरा है भाटों की। सारथी तो एक प्रेक्यूपेशन था, भाट सारथी के नाम जोड़ दिया इसको, बल्कि वो भाट थे, चारण थे, और वो सूत था। सूत का मतलब है शूद्र। अगर आप थोड़ा सा इसको मायने में समझने की कोशिश करें, शूद्र, जैसे आपने एक यही शब्द आपकी एक जगह और मिला होगा, आपने जब महाभारत देखी, कर्ण के नाम के साथ एक शब्द आता है सूत पुत्र। तो सूत पुत्र तो मतलब शूद्र पुत्र। तो ऐसे ही इसको भी ये सूत कहा जाता है, शूद्र थे, क्योंकि ये निम्न जाति से आते थे। तो केवल राजाओं की प्रशंसा में बखान करना, राज प्रशंसा कहने में ये लोग अपने आप को महारत हासिल थे। बल्कि हम देखें जो सबसे पहले जो महाभारत, जो साहित्यिक महाभारत है, वो साहित्यिक महाभारत है, सबसे पहले जो लिखी गई है वो वेद व्यास ने लिखी गई है। तो जो महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने सबसे पहले लिखी है। और ऐसा मानते हैं कि ये इसमें जो बातों को बहुत विस्तार से बताया गया है महाभारत की, वेद व्यास ने, ऋषि व्यास जो है उन्होंने महाभारत जो लिखा है उसमें घटनाओं को बड़े विस्तृत रूप में लिखा गया है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। मैं इसमें साथ में रेफरेंस में एक चीज और जोड़ दूं, क्योंकि इसके बाद में एक घटना देश में होती है, समाज में, मनुस्मृति। एक ऋषि थे भृगु ऋषि, उन्होंने मनुस्मृति को लिखा है, और उस किताब का रचना काल ऐसा माना जाता है कि 202 बीसी से लेके 200 एडी तक है वो, मतलब दूसरी शताब्दी पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी तक के समय को उसका रचना काल मानते हैं। वैसे ये नहीं पता कि कब लिखी गई होगी, लेकिन ऐसे मानते हैं 420 सालों के बीच में मनुस्मृति लिखी जाती रही। मतलब एक आदमी ने लिखी, मनुस्मृति में बहुत सारे लोगों ने श्लोक जोड़ते रहे, ऋषि मुनियों ने श्लोक जोड़ते रहे। ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कहीं शुरुआत में उसमें 10,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में जुड़ते 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 एक लंबी सी श्रृंखला बनती चली गई। तो हमारा मनुस्मृति को इसमें थोड़ा सा बीच में के रेफरेंस में आएगी, वहां देखेंगे। बाकी इसका हमारे यहाँ पढ़ने का ज्यादा वो नहीं है। हम इसमें जो मेन चीज पर आने वाले हैं वो ये है,
जो महाभारत है, महाभारत में हमें समाज की बहुत सारी बातों के बारे में पता लगता है। तो हमें जो पढ़ना है वही वो ये पढ़ना है कि महाभारत का जो बुक है, किताब है, उसमें हमें क्या समाज में क्या क्या चीजें थी, किस चीज के बारे में पता लगता है। तो सामाजिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, हमें इन चारों, हम देखते हैं कि इन चारों घटनाओं पर ही किसी चीज का समय का विश्लेषण करते हैं। हमने पहले पढ़े थे कि जब किस चीज का हमें विश्लेषण करना हो तो ये हमें 4 बिंदुओं पे देखना पड़ता है। उस समय का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और वहां की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हमें महाभारत के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो उनकी सामाजिक दशा की बात कर रहे हैं। तो मैं देखो, जो महाभारत की जो सामाजिक दशा है, जो हम किताब पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, उसमें हमें कुछ बातें मिलती हैं। नंबर 1 तो वर्ण व्यवस्था का हमारा जिक्र है। उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। और वर्ण व्यवस्था हमने देखी है कि वर्ण व्यवस्था बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी थी। और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, जिसका वहां पे मालूम है हमने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य, शूद्र। अब आप इसमें एक ये देखिए कि वर्ण, ये व्यवस्था में ब्राह्मण पहले क्यों आते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण अपने क्यों रखे। एक्चुअली में क्या था, जो देश में जब वेद लिखे गए तो ये पढ़ने लिखने का जो काम था वो ब्राह्मणों का था। उन्होंने अपने को हर जगह सर्वोच्च जगह रखा है। क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और दान लेना, तो दान देते नहीं थे, वो दान लेते लेते थे। तो दान लेना, वर्ण यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वो शिक्षा देना, ये काम ब्राह्मणों का था। तो ये चारों जो वर्ण थे, इनको मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ से हमें लिखने का थोड़ा सा चीज मिल जाएगी फालतू चीजें में। ये तो लिख रहा हूँ। अब हमें से मतलब ब्राह्मण का काम क्या था, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, ये ब्राह्मण का काम था। क्षत्रिय का काम था यज्ञ करवाना, करने का काम यज्ञ करवाना, दान देना और लेना, सुरक्षा, रक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम था। वैश्य, ये इसका इनमें इसमें एक काम है अध्ययन, अध्ययन करना। करवाना, करवाने का समझे आप यहाँ समझे, अध्ययन करना और करवाना मतलब पढ़ाई खुद करते थे और पढ़ाते भी थे दूसरों को। यही काम क्षत्रिय थे, यह करवाते थे, दान देते थे, दान लेते थे, सुरक्षा करते थे और अध्ययन करते थे। अध्ययन करना,
अध्ययन करना भी इनका एक उसमें शामिल था। वैश्य जो थे, वैश्य का काम था व्यापार, यज्ञ करवाना, वो यह करवाते थे अपने यहाँ, और अध्ययन करना। ये ब्राह्मण के इसमें काम करते, लेकिन ये शूद्र था, इसका केवल ऊपर वाले मैं वर्ण लिख रहा हूं, सेवा करना। तो इनका जो काम था केवल ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना था। मतलब ये शूद्र जो था, इसका इसमें यहाँ की हो गया कि इसका जो वैश्य था, इसके काम था कृषि करना। शूद्र का काम ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना। मतलब वो यज्ञ भी नहीं करेगा, दान भी नहीं दे लेगा, दान देगा भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करेगा, व्यापार भी नहीं करेगा, देश की सुरक्षा भी नहीं करेगा, किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, केवल वो ऊपर के तीन लोगों की सेवा करेगा। लेकिन ये सारी चीजें मनुस्मृति में उस समय कही गई थी जो हमें मिलती है देखने में। पहली तो सामाजिक व्यवस्था में पहली बात ये थी। दूसरी बात जो थी स्त्री, जो स्त्री की दशा थी उसमें हम देखें महाभारत काल में ज्यादा खराब नहीं थी। जिसमें दो तरीके देखिए, दो तरीके में कहने का मतलब है कि जो समृद्ध वर्ग था, जो राज परिवार थे, उनमें स्वयंवर की इजाजत थी, और नीचे कोई इजाजत नहीं थी। मतलब है तो जो स्त्री दशा थी, ऊपर लेवल पे जो राज परिवार पुरुष लोग थे वहां पे तो ठीक थी, ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन निम्न स्तर पे नीचे समाज में ये खराब थी, क्योंकि सामाजिक जो बंधन थे नीचे के समाज पे ज्यादा मजबूती से लागू, ज्यादा कठोरता के साथ लागू किए गए। ऊपरी परिवार, ऊपरी वंश में इतना ज्यादा उनका वो बोलबाला नहीं रहा। तो हम देखें कि जो स्त्री दशा थी ऊपरी स्तर पर जाए, क्योंकि हमने देख आपने इसमें द्रौपदी का मैं इसमें लिख देता हूँ, द्रौपदी का नाम सुनो। द्रौपदी ने स्वयंवर किया, तो स्वयंवर में इसको जीता गया। ऐसे सीता का भी स्वयंवर हुआ। तो इस उस समय की जो देखें तो जो राज परिवार के लोग थे वहां सामाजिक दशा स्थिति महिलाओं की ठीक थी, लेकिन समाज के जो निचले स्तर था, समाज का जो और वर्ग थे, उनकी हालत बढ़िया नहीं थी। इसलिए सामाजिक दशा को हम देखें तो जो सामाजिक दशा में जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं थी। आप देख लें, नोट कर लेना। और क्योंकि मुझे लिखना लगता है और साथ साथ उसको रब भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है। हमने 2 पॉइंट पढ़े सामाजिक व्यवस्था के। मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ। सामाजिक व्यवस्था में जो तीसरी बात थी वो काल जो था वीर का था, इसमें वीरता का काल था, युद्धों का काल, जिसे हम
देखें तो जो वीरता का युग था, ये काल था, इस वीरता काल में युद्ध होते थे तो जो पुरुष थे, पुरुषों की मृत्यु हो जाया करती थी, विधवा महिलाएं बहुत सारी विधवा थी, क्योंकि युद्ध में जाएंगे तो कुछ मरेंगे भी लोग, तो मारे जाएंगे, तो वो बहुत सारी महिलाओं की दशा खराब थी, विधवा थी। और विधवा होने के बाद में उसमें महिलाओं को दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं थी, तो उनका जो जीवन था वो, उनका जीवन खराब रहा था, उनकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी और उनकी दशा बहुत ज्यादा खराब रहती थी, ये रहता था। और इसमें एक जो वो चीज थी, शराब। पूरे महाभारत में देखें बहुत सारी जगह शराब पीने का रसन देखने को मिलते हैं। जुआ, अगर देखें पूरा का पूरा महाभारत केवल इसी वजह से हुआ है, जुआ खेलने के लिए। अगर शकुनी दुर्योधन को जुए के बारे में ना बताए, जुए का लालच ना दे करके कि भाई तुम युधिष्ठिर को जुए के लिए फोर्स करो, उसको मजबूर करो, और कि जुए में तुम अगर खेलते हो तो तुम्हें जो राज पार्ट है वो वापस मिल जाएगा, इस लालच में वो खेलते हैं। और जुआ जो खेला जाता है, जुए में युधिष्ठिर अपना अपने आप को हारता है, राज परिवार को हारता है, राजपाट हार जाता है, अपनी पत्नी को हार जाता है, भाई को हार जाता है, मतलब सभी को हार जाता है। तो हम देखें तो जुए खेलना ही उस पूरे का पूरा महाभारत का कारण है। पूरा का पूरा महाभारत हम देखें तो जुआ खेलने की वजह से, अगर बहुत बड़ा घटना है, बड़े बहुत बड़ा कारण है जुआ खेलना। और इसमें क्या, जो स्त्री है वो पुरुषों का नियंत्रण है उस पर। स्त्री के ऊपर पुरुषों का नियंत्रण बहुत ज्यादा कठोर है, क्योंकि उसमें स्त्री अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया गया, इसमें अपनी मर्जी से स्त्री ने कोई काम नहीं किया, सारे सारे पुरुषों के मर्जी के द्वारा करवाए गए। स्त्री के ऊपर जुल्म हो या उनके छीना झपटी हुई हो, उनके उनको अपहरण करना हुआ हो, वो पुरुषों ने किए। तो स्त्री को मजबूरी में सारे काम किए। पुरुष ये माना गया कि स्त्री का जो नियंत्रण है, शादी से पहले पिता का नियंत्रण है, शादी के, अब यहाँ लिख देता हूं मैं, शादी से पूर्व जो है पिता का नियंत्रण, शादी के बाद पति का नियंत्रण, और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों का नियंत्रण। तो हम देखेंगे कहीं भी महिला को ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली अपना कोई डिसीजन ले पाए, शादी से पहले वो पति के नियंत्रण में रहेगी, भाई के नियंत्रण में रहेगी, शादी बाद शादी से पहले वो पिता के नियंत्रण में रहेगी, शादी के बाद वो पति के नियंत्रण में रहेगी, और पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो पुत्रों के नियंत्रण में रहेगी, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे बंधन रहे, तो उसका व्यक्तिगत विकास नहीं हुआ। तो हम देखें पूरी सामाजिक व्यवस्था में स्त्री की दशा बहुत बढ़िया नहीं है, हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान होता है। एक बहुत बड़ी चीज थी बहु विवाह। कुछ वर्ग में बहु विवाह का हम कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो चार, पांच, छह, तो जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम
छठा पॉइंट जो है बहुविवाह। उच्च वर्ग में जो है बहुत सारे बहुविवाह के प्रचलन था। पति एक से ज्यादा इस महिला से शादी करते थे, या एक महिला को भी एक से ज्यादा पति हो सकते हैं। जैसे हम द्रौपदी का उदाहरण देखते हैं, ये बहुपति विवाह है महिला इसका, जिसके एक महिला के बहुत ज्यादा पति हैं। जिसमें एक महिला के एक से ज्यादा पति हो जाए, जिसे हम बहुपति विवाह कहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा उस समय के दोष था, सामाजिक दोष था। तो हम देखें तो साम्य व्यवस्था में हमने साम्य व्यवस्था में पहली बार चीज पढ़ी थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो मजबूत हो गई थी, स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, युद्धों का काल था, तो युद्ध में पुरुषों को बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती थी और विधवाओं का जीवन खराब था। शराब और जुआ ये उस समय की सामाजिक बुराई थी, जिसकी वजह से महाभारत का एक घटना हुआ है। और पुरुषों का नियंत्रण बहुत ज्यादा था स्त्रियों पर। और अगली छठी बात थी कि जो बहुविवाह है, बहुविवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा बहुत उच्च वर्ग में बहुत ज्यादा थी, और वहां पे इसके ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं था। तो हमने पढ़ा है सामाजिक व्यवस्था, जो समय की जो समाज की व्यवस्था कैसी थी वो हम देखा। अगली बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने पढ़ा है, पढ़ना है हमें राजनीतिक व्यवस्था। तो हमें, क्योंकि ये जो है इस समय की दो ही प्रश्न आएंगे बनते हैं कि उस समय की जो महाभारत है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसे गतिशील ग्रंथ माना जाता है। इसमें समाज, उस समय की समाज के बारे में बहुत सारा बातें हैं, गतिशीलता है, तो सारा हम इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। दूसरी बात आ रही है राजनीति, इसमें राजनीतिक व्यवस्था। हम देखते हैं जो साम्राज्य है विशाल थे, और महाभारत जो है ये विशाल साम्राज्य का बंटवारा। इसी के ऊपर से है। अगर ये साम्राज्य ना होता तो इसमें इतना ज्यादा आफत भी ना होती, क्योंकि हम जानते हैं जो ये साम्राज्य था, ये इसके ऊपर पहले पांडु राजा बने, नंबर था धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के बाद में फिर उसके फिर दुर्योधन। ये साम्राज्य था, और इसका साम्राज्य बहुत दूर तक फैलता था। कुरु, पांचाल, मतलब हमारा हस्तिनापुर, मथुरा, ये सारे हमारे। अब देखिए कुरुक्षेत्र, और ये यहाँ पे आता है नाम मेरा उतर गया, ज्यादा मैं बता दूंगा। तो कुरु, पांचाल, हस्तिनापुर, मथुरा, ये सारा साम्राज्य उस समय था। लड़ाई की जो झगड़े हुए थे उस समय। तो यहाँ देखें तो उस समय जो राजा की जो शक्तियां थी, असीमित थी। हर डिसीजन को लेने में राजा सक्षम था। राजा के ऊपर कोई बंधन नहीं था, कोई वो नहीं थी। राजा के ऊपर ऐसी शक्तियां थी, और वो उनका जो मंत्री थे, ये सलाहकार, जो उसके राजा, वो राजा मंत्रियों सलाहकारों से घिरा रहता था, क्योंकि जो मंत्री थे, सलाहकार थे, वो उसको
सलाह देते रहते थे और सलाह दे करके उनका चलता रहता था सब। तो उसका ऐसे में शक्तियां थी उसकी, राज उनके जिनका शान बान, शान और शौकत जिसे हम कहते हैं, बहुत था, दिखावा बहुत था। राजा बड़े ऊंचे ठाट बाट रहते थे, उनके शान शौकत बहुत ज्यादा, शान बान दिखाया करते, बहुत दिखावा करते थे। और उनमें हमेशा बड़े बड़े महल बन रहते थे उनके दरबार में। नृत्यकाएं, गणिकाएं, ये सब होते थे। और ऐश्वर्य पूर्व जो राजाओं का जीवन था पूरा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था। वो बड़े ऐसे आराम से साथ जीवन गुजारा करते थे। तो उनके जो दरबार में सारे सारे चीज होती थी। और उन्हें एक शौक था राज्य, राज्यों को जीतना, ये चक्रवर्ती सम्राट बनना। तो उनका एक शौक था कि वो राजा जो होते थे अपने आसपास के जितने एरिया होता है, जितने छोटे राजा होते थे उनको जीत लेते थे। और जीतने के बाद में अपने आप को एक चक्रवर्ती सम्राट बना लिया करते थे। और वो चक्रवर्ती सम्राट बनाने की आपने पढ़ोगे अश्वमेध यज्ञ, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। मतलब घोड़ा छोड़ देते कि जो भी घोड़ा को पकड़ेगा वो राजा के साथ युद्ध करेगा। अगर युद्ध करने में वो जीत गया तो राजा अपने साम्राज्य से लौटा दे देगा, और वो हार गया तो राजा उसके साम्राज्य को कब्जा लेगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो ये मतलब अगर हम देखें तो मोटे शब्दों में ये चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा है हमके, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती थी कि हमारा जो साम्राज्य है उसका खूब खूब बहुत दूर तक विस्तार होता रहे। तो जो श्रमिक राजनीति हम देखें, राजनीतिक जीवन था उस समय का, जो राजनीतिक जीवन है वो बहुत ही उठा पटक है, युद्ध होते रहते थे।